हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे ललित चौधरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपने 10th क्लास की पहली वीडियो देख ली थी जो हमने रियल नंबर को लेके की थी। अब दूसरी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले आप हमारे चैनल ललित चौधरी एकेडमी को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। इस पेज पर आपको 10th क्लास की, उसके साथ में 9th की, 8th की, इन तीनों क्लास के साथ साथ 11th और 12th पूरे पाँचों के पाँचों क्लास की मैथ्स की ऑल वीडियो मिलेंगे। यहाँ पे मैथ के पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है वो आपको यहाँ पे कराया जाएगा। और वीडियोस में के साथ में जहाँ पे आप क्वेश्चन को गलत कर पाते हो, कहाँ गलत कर देते हो उसको, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। ये सारे वीडियो आपके काम को होने वाले, कंप्लीट सिलेबस को जो है इन वीडियोस में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो अभी हमारी 10th की वीडियो चल रही है, तो आप इसको क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और भी आपके दोस्त हों तो उन सभी को इसके कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैनल। आज हमारे जो चैप्टर है 10th क्लास का पहला चैप्टर चला हुआ है। पहले चैप्टर की एक वीडियो हो चुकी है जो थ्योरी से रिलेटेड थी, उसमें हमने कंप्लीट आपको थ्योरी बताई थी। और साथ ही में आपको कलरफुल हैंड रिटन नोट्स जो मिलेंगे वो हमारे यूट्यूब चैनल की, व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक जो है यूट्यूब चैनल की जो वीडियो है, इस वीडियो के लिंक में, वीडियो के कमेंट में आपको मिल जाएगी, इसकी लिंक मिल जाएगी किसके, टेलीग्राम चैनल की और व्हाट्सअप चैनल की। तो हमारे ललित चौधरी एकेडमी इस पेज को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में ही इंस्टा पे और फेसबुक पे भी आप ललित चौधरी एकेडमी हमारे पेज को फॉलो कीजिए। तो अब आपके वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने उसमें क्या है, क्वेश्चन कर लिए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयों को लेकर और उसको। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n, ये इस तरीके से है कि 6 की पावर n इस रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको टाइपिंग एरर नहीं है, इस तरीके से टाइप होता है। 6 की पावर n अंक 0 पे समाप्त होगा। देखिए, अंक 0 पे समाप्त होने के लिए, जैसे 10 है तो 10 को क्या लिखते हैं हम, 5 गुणा 2 लिखते हैं, 5 गुणा 2। 100 है तो 100 में भी क्या लिखेंगे हम, 25 गुणा 4 लिखेंगे, तो 5 गुणा 2। यानी कि कोई भी अंक कब 0 पे समाप्त होगा, जब उसमें 5 और 2 दोनों एक होना चाहिए, यानी कि या तो 5 हो या 2 हो। लेकिन 6 की पावर n को जैसे हम खोलते हैं तो इसको हम 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं, 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर n में 2 तो है, 2 की पावर n में 2 तो मिल गया हमें। ठीक है, ये तो हमारे पास है, लेकिन इसमें तीन के जगह हमें क्या चाहिए था, 5 चाहिए था। हमारे पास 5 है क्या, नहीं है। यदि 5 नहीं है तो मुझे बताइए, यहाँ पे 5 है ही नहीं। 5 जब यहाँ है ही नहीं तो ये क्या, 6 की पावर n कभी भी 0 पे समाप्त होगा, तो ये 6 की पावर n कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो जांच कीजिए क्या, तो नहीं होगा। और इसके सारे नोट्स जो हैं आपको यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन को समझाऊंगा। पूरी की पूरी थ्योरी लिखने में और करने में क्या है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से मैं समझा दूंगा। पूरे थ्योरी जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में क्या लिख के आनी है, वो सभी की सभी आपको नोट्स में मिल जाएगी। और नोट्स के लिए आपको व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम चैनल किसी न किसी को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आइए आगे। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये इस तरीके से लिखा है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये संख्या और दूसरी जो है ये अलग है, उसको छोड़िए। तो दूसरी संख्या पहले बात करेंगे। तो इन दोनों संख्याओं में से क्या करता हूँ मैं, 13 यहाँ प्लस में, यहाँ पे 13 गुणा में, तो 13 कॉमन ले लिया मैंने। जैसे ही मैं 13 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे बताना मेरे को क्या बचेगा, 7 गुणा 11 बचा, 7 गुणा में 11 बचा, प्लस में कितना बचेगा, प्लस में 13 बचेगा। 7 गुणा 11 प्लस 13, क्या प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस में 1 बचेगा। प्लस में कितना बचेगा बेटा, प्लस में 1 बचेगा, क्योंकि 13 हमने क्या कर लिया, 13 हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। जब 13 कॉमन ले लिया तो 1 बचा। अब 13 तो गुणा में है ही है हमारे पास, 11 गुणा 7 करेंगे तो 77 प्लस में 1 तो कितना हो जाएगा, 78। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 13 गुणा 78, 13 गुणा 78 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब 13 गुणा 78 ये भाज्य अभाज्य है, तो ये बिल्कुल की बिल्कुल कैसी है, एक भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 23 का एक गुणनखंड देखो 13 भी है, फिर 78 भी है, 1 भी है, और 78 के भी बहुत सारे गुणनखंड है। तो इसमें एक से ज़्यादा गुणनखंड है, एक और स्वयं के अलावा और भी गुणनखंड है ना। यदि एक और स्वयं के अलावा और गुणनखंड विद्यमान हो तो क्या उसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कहेंगे, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी हमारी भाज्य संख्या। कौन सी हो जाएगी, भाज्य संख्या। तो पहले वाली तो हमारी भाज्य है, पहले वाली भाज्य है। क्यों भाज्य है वो पता चल गया, क्यों भाज्य है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी वाली को लेके, इसको तो यहाँ से रफ कर दीजिए। अब बात करते हैं
दूसरी संख्या लिखी हुई है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5 लिखा हुआ है। प्लस में क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। अब हमसे कह रहा है कि ये भाज्य है अभाज्य है, तो क्या करेंगे? ये सारे के सारे जो हैं ये क्या है? गुणा में दिए हुए हैं। ये सारे के सारे किस में दिए हुए हैं? गुणा में दिए हुए हैं। ठीक है, सारे के सारे गुणा में दिए हुए हैं, तो यहाँ से 5 और यहाँ से 5, दोनों में से मैंने 5 कॉमन ले लिया। जैसे ही 5 कॉमन लिए, यहाँ पे क्या बचा? 7 गुणा 6 गुणा में 5 चला गया तो 4, 4 गुणा के बाद 3, 3 को गुणा के बाद 2, 2 गुणा 1 कर ले 1। ठीक है, प्लस, अब प्लस के साइन 5 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, तो 5 और 7 गुणा 6, 7 6 की 42, या ऐसे करिए 4 दिया 12, 6 गुणा 2 12, 12 12 144, 144 गुणा 7 करेंगे तो 7 चौके 28 को 8 को प्लस में 1 चल रहा है, 7 चौके 28 को 8 हासिल लगी 2, 7 चौके 28 और 2 30 की 0, 30 की 0 के बाद हासिल लग के 3, 7 एकम 7 और 3 1008 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 1009, 5 गुणा 1009। अब बताइए ये संख्या जब इसका प्रोडक्ट करेंगे 9 पंजे 45, तो ये हो जाएगा 5045। अब 5045 है तो इसका एक गुणनखंड 1 है, एक खुद 5045 है। इसके अलावा 5 और 1009 भी हैं, और भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन और ये तय ये है ये। तो बताइए भाज्य संख्या होगी या भाज्य संख्या होगी? तो ये कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका एक के अलावा और भी गुणनखंड है, एक के अतिरिक्त इसके क्या है? और गुणनखंड है, एक के अतिरिक्त और क्या है? इसके गुणनखंड है, इसलिए 5045 जो आएगी वो क्या आएगी? भाज्य संख्या। तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 5 गुणा ये वाली संख्या कैसी है? भाज्य है, और ऊपर वाली भाज्य है, तो दोनों संख्या भाज्य है। अब हमसे पूछा था कि भाज्य क्यों है, पता चल गया ना क्यों है? क्योंकि इनमें क्या है? एक और स्वयं के अलावा और भी गुणनखंड विद्यमान हैं। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इन सभी के नोट्स जो हैं आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है, नोट्स नहीं है। तो नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो सारे के सारे आपको यहाँ से एक्स्ट्रा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, टेंशन मत लीजिए आप। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना। एक देखिए खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये क्या है? एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस तरीके से ये कोई खेल का मैदान है, उस मैदान के एक क्या है? वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया 18 मिनट लेती है। ये यहाँ पे मैंने मान ली ये सोनिया है, और इस पूरे के पूरे राउंड को, सर्किल को राउंड करने में उसे 18 मिनट लग जाते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जब इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब एक और है रवि, एक और कौन है? रवि। ये लीजिए रवि हो गया। ठीक है, और मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय से स्टार्ट करते हैं, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, अब दूसरा कौन है? रवि है, और रवि को कितने मिनट लगते हैं? तो रवि को इसमें 12 मिनट लगते हैं। रवि ये पूरा चक्कर करेगा 12 मिनट में। ठीक है, दोबारा समझिए, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ही सोनिया स्टार्ट करती है, यहीं से रवि स्टार्ट करता है, यानी कि इस पॉइंट से। ठीक है, सोनिया जब पूरा चक्कर लगाती है तो उसको 18 मिनट लगते हैं, और रवि जब पूरा चक्कर लगाता है तो उसे 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब हमसे कह रहा है, अगर देखिए क्या कह रहा है कि एक ही समय वे दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही समय और एक ही स्थान पे, और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, यानी कि इसी स्थान से चलेंगे दोनों और एक साथ चलेंगे। ठीक है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे? तो कितने समय बाद मिलेंगे वो? तो कितने समय बाद मिलेंगे? तो 12 और 18 जो है इसका LCM लेंगे। अब आप कहेंगे कि सर LCM ही क्यों लेंगे, हम तो HCF भी ले सकते हैं, हमें क्या पता कब LCM ले रहा है, HCF लेना। देखिए तो वो कह रहा है कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, तो वो कम से कम समय जान रहा है, ये नहीं कह रहा कि वो कब मिलेंगे, क्या कम से कम समय जान रहा है कि कितना समय ऐसा रहेगा जबके बाद वो क्या है दोनों के इस स्थान पे मिलेंगे। तो कम से कम समय पूछ रहा है, जब कम से कम समय पूछ रहा है, ठीक है, जब हमसे कम से कम समय पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? LCM निकालेंगे। LCM का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कम से कम समय के लिए। तो LCM लेंगे 12 और 18 का, तो 12 जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 को 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 लिखते हैं 12 को, और 18 को क्या लिखते हैं? 9 गुणा 2, यानी कि 2 गुणा 9 को क्या लिखेंगे? 3 गुणा 3, इस तरीके से लिख दिया। अब LCM निकालते हैं, तो हमें पता है LCM निकालेंगे तो इनमें कॉमन क्या? देखो दोनों में कॉमन है तो 2 लिख दिया गुणा में, यहाँ से 3, ये 3 कॉमन है, तो यहाँ से 3 कॉमन है तो हमने 3 लिख दिया गुणा में।
अब ये 2 और 3 बीच वाले देखिए बीच में ये 2 और 3 जो बचे हुए हैं, ये 2 और 3 जो बचे हुए हैं रेड कलर से मार्क किए हुए हैं, ये 2 और 3 जो बचे हुए हैं, ये 2 और 3 भी आएंगे, ये 2 और 3 आएंगे तो 2 गुणा में 3 आ जाएगा। तो 2 गुणा 2 4, 4 2 गुणा 3 6, 6 और 6 गुणा 36, यानी कि 36 मिनट के बाद 36 मिनट के बाद वे दोनों क्या करेंगे, सेम पोजीशन पे मिलेंगे। 36 मिनट के बाद वे दोनों क्या करेंगे, मिलेंगे। यानी कि 18 जो है ये 18 वाला 2 चक्कर लगाएगा और 12 वाला 3 चक्कर लगा के पुनः इसी स्थान पे क्या करेंगे, मिल जाएंगे। देखिए देखा तो एलसीएम निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एलसीएम आप निकाल ही लोगे। अब बात करते हैं किस तरीके से हमको क्या करना है दोबारा इसको गोले को समझिए, ठीक है। एक बार राउंड को समझ गया तो आप समझ जाएंगे। ये इस तरीके से हमारे पास एक सर्किल है, ये हमारे पास क्या है, एक सर्किल है। इस सर्किल में ये यहाँ से दोनों स्टार्ट करते हैं, यहीं से राम स्टार्ट करता है और यहीं से सोनिया, रवि और सोनिया दोनों स्टार्ट करते हैं, ये वाले पॉइंट से दोनों स्टार्ट करते हैं। अब सोनिया कह रही है कि मैं इस पूरे व्रत के एक चक्कर में, ये व्रत है इसका एक चक्कर लगा के आऊँगी तो मुझे 18 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, 18 मिनट। और वहीं रवि कह रहा है कि नहीं मैं 12 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा। रवि क्या करेगा, 12 मिनट में कंप्लीट कर देगा। तो वो दोनों कितने समय के बाद, और जब वो कह रहा है लास्ट ये लाइन भी दे रखी है हमें, ये कैसे पता चला कि हमें एक कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ से नहीं करना है। तो वो कह रहा है कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, यानी कि एक ही स्थान से करेंगे और एक ही समय पर करेंगे, ठीक है। तो एक बार चल दिए वो, यानी कि एक बार चलेंगे तो उसके बाद कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये नहीं पूछ रहा है कि कितने अधिक समय बाद या कितने, हमसे पूछ रहा है कितने समय बाद। तो नॉर्मली कितने, तो सबसे कम से कम समय बताना है हमें, कम से कम समय बताना है, कम से कम कितने समय के बाद वो मिलेंगे, ठीक है। तो कितने समय के बाद वो प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे, उसके लिए एलसीएम निकालना, और एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम निकाल देते हैं, ठीक है। नहीं निकालना चाहते तो देखिए ऐसे करते हैं। अभाज्य गुणनखंड ये 12 लिखेंगे, 2 से देंगे क्योंकि अभाज्य यहाँ पे हमेशा अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। 2 से कितनी बार, 6 बार, फिर 2 का जाएगा 3 बार, 3 का कितना आ जाएगा 1। ऐसे ही 18 को निकालेंगे, 18 का तो 2 का देंगे, 2 का कितनी बार, 9 बार। अब 2 का जाएगा, नहीं जाएगा, कितने का, 3 का कितनी बार, 3 बार, फिर 3 का 1 बार में। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसको निकाल लेंगे। तो ये हो गया इस तरीके से निकालने का इनको, आई बात समझ में। इस तरीके से क्या कर देंगे, इनको हम निकाल लेंगे। फिर 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 ये यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। और 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 गुणा 3। तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं 2 कॉमन है तो 2 कॉमन है, 2 गुणा, यहाँ पे 3 कॉमन है तो 3। अब गुणा में जो बच गए, 2 गुणा 3 बच गया, तो 2 गुणा 3 6 गुणा 6 36 आ जाएगा। 36 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। और देखिए कि यहाँ पे हमारी 1.1 खत्म होती है इस क्वेश्चन के साथ में। ये 7वां क्वेश्चन था, इसके साथ में हमारी 1.1 खत्म होता है। तो अब हमारी स्टार्ट होने वाली है, वो क्या होने वाली है, 1.2 1.2 स्टार्ट होने वाली है। 1.1 है, यहाँ तक हमने कहा शायद सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। 1.1 के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब 1.2 स्टार्ट होगी। 1.2 जो है वो अपरिमेय संख्याओं को लेके है, अपरिमेय संख्याओं को लेके, अपरिमेय संख्याओं को लेके कौन सी संख्या अपरिमेय है, कौन सी परिमेय संख्या है, इस तरीके से 1.2 हमारी रहने वाली है। तो 1.2 में अब तक हमने पढ़ा था कि जैसे अंडर रूट 2 है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें क्या पता है अपरिमेय है या नहीं है। तो ये जो सिद्ध करेंगे वो सिद्ध जो है इसी प्रश्नावली में करेंगे। जैसे आइए देखिए यहाँ पे कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट 5 सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें पता तो है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब बात करते हैं सिद्ध करने की, तो सिद्ध करने के लिए किस तरीके से सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करेंगे सबसे पहले, तो मैं क्या करता हूँ, मानते हैं, हम क्या करते हैं इसको सिद्ध करने के लिए विपरीत मानते हैं कि अंडर रूट 5 जो है एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, p/q के रूप में लिख सकता हूँ। परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिख सकता हूँ। ये हमने क्या कर लिया, मान लिया कि भाई एक परिमेय संख्या है जो p/q के रूप में। अब q का मैं पक्षांतरण करके इस तरीके से लिख सकता हूँ ना कि अंडर रूट 5 q बराबर में p, इस तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करा देंगे। क्या करा देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करा देंगे। यहाँ से इसको अंडर रूट 5q। अब इसका क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर कराएंगे तो इसको लिख सकता हूँ हमने 5q स्क्वायर बराबर में p² लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो p और q इस तरीके से माने हमने कि इनका जब HCF निकालूँ ना मैं, HCF तो वो 1 आना चाहिए। p और q का जब मैं HCF निकालूँ तो HCF 1 आना चाहिए, यानी कि p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है। p और q में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है।
ठीक है, इसको समीकरण नंबर हम 1 नाम दे देंगे, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। अब मैंने आपको एक प्रमेय पढ़ाई थी कि जब p जो है पी स्क्वायर है, इसको ए विभाजित कर रहा है, तो ये ए जो है ये पी को भी विभाजित करेगा। जब ए पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है, करेगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे ये क्या है, 5q स्क्वायर जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है या नहीं कर रहा, तो बिल्कुल कर रहा है। 5 जो है ये पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो 5 जो है पी स्क्वायर को बिल्कुल विभाजित कर रहा है। अब मैं मान लेता हूँ कि दोबारा से मान लेता हूँ कि पी जो है ये 5r के बराबर है। पी जो है किसके बराबर है, 5r के बराबर है, 5r के बराबर है। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, पी स्क्वायर बराबर में ये कितना हो जाएगा, 25r स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर हो गया यहाँ से, ठीक है। अब देखिए आगे 25r स्क्वायर हो गया। अब पी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, समीकरण 1 से 5q स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया कि 5q स्क्वायर बराबर में आ गया 25r स्क्वायर के। अब यहाँ पे ये 5 है, इससे मैं 25 को 5 बार काट दूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हो गया कि 5 जो है क्या q स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 जो है q स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, बिल्कुल। और यहाँ पे ये 5 जो है पी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, 5 जो q स्क्वायर को भी कर रहा है, पी स्क्वायर को भी कर रहा है। लेकिन हम मान चुके हैं कि इनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि इनका HCF 1 है, यानी कि 5 इनमें उभयनिष्ठ है नहीं है। जब इनके अंदर 5 उभयनिष्ठ है ही नहीं तो यहाँ पे देखिए, जब 5q स्क्वायर को करेगा तो 5q को भी विभाजित करेगा। ये तो आपने पढ़ लिया है कि 5 जो a जब p स्क्वायर को करेगा तो q को p को भी करेगा, तो ऐसे ही यहाँ से 5 जब p स्क्वायर को करेगा तो 5p को भी करेगा, यानी कि 5 जो है p को भी कर रहा है, यहाँ से 5p को भी कर रहा है, समीकरण 1 से 5p को कर रहा है। और ये जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 से 5 जो है q को भी विभाजित कर रहा है, ठीक है। जबकि हम दोनों मान चुके हैं कि HCF इसका 1 है। जब HCF 1 है और ये दोनों को विभाजित कर रहा है तो ये क्या है, गलत कर रहा है, यानी कि जो हमने माना था उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि है। तो हमने माना था वो गलत माना था वो क्या किया था, हमने गलत माना था। तो हमने माना था कि ये 5 जो है √5 जो है एक परमेय संख्या है, तो ये हमने गलत माना था। तो अतः यहाँ से सिद्ध होता है, अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये तो यहाँ पे आपको समझाने का तरीका हो गया। अब आप कहेंगे इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो हैंड रिटन नोट्स जो है आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो √5 को क्या करें, सबसे पहले जब अपरिमेय सिद्ध कराए तो हम परमेय मानेंगे, परमेय मान ली, ठीक है। परमेय मानने के बाद उसका वर्ग कराएंगे, वर्ग कराने के बाद ये वाला समीकरण आ जाएगा। इस वाले समीकरण से देखिए एक लाइन लिख सकते हैं हम कि 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 5 जो है पी को विभाजित करेगा, ये वाला पता है, ठीक है। अब हमने मान लेंगे 5 पी को इस तरीके से मानेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। अब जो ये समीकरण 2 आ रहा है, ये जो समीकरण 2 आ रहा है, इस समीकरण 2 से हम कहेंगे कि ये किसको कर रहा है, क्यू को विभाजित कर रहा है। जबकि हम मान चुके हैं पहले ही कि पी जो है परमेय संख्या और इन दोनों का HCF 1 है। जब HCF 1 है तो उस कंडीशन में ये कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पे देखिए ये दे रखा है हमें 3 + 2 √5, तो 3 + 2 √5 इस तरीके से ये दे रखा है, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, किसी भी संख्या के बराबर मान लेता हूँ, इसको मैं बराबर मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ कि बराबर में p/q के है, p/q के, यानी कि मान लिया, क्या मान लिया कि ये जो है कैसी संख्या है, एक परमेय संख्या है। मैंने क्या मान लिया, क्या एक परमेय संख्या है, ये क्या एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है, वही पक्षांतरण करना है। तो पहले 3 का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2√5 = p/q माइनस के 3 हो जाएगा। अब ये 2 जो है क्या करेगा, 2 गुणा में, इधर तो भाग में जाएगा सबके में, तो √5 बराबर ये हो जाएगा p माइनस के 3q/q। इस तरीके से इसका एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर लिया इसको, q का, इसका क्या 3q माइनस की। अब यहाँ पे 2 जो है यहाँ से भाग में जाएगा तो इस तरीके से 2q हो जाएगा, 2q हो जाएगा। अब ये 3 के साथ q है गुणा में। अब p जो है ये परमेय संख्या जब मान रहे हैं हम, तो यहाँ से HCF जो है इसका, HCF जो है वो कितना है, 1 है। p और q का HCF 1 है, तो p जो है क्या, कोई ना कोई क्या परमेय संख्या रही होगी। q जो है ये भी क्या है, एक परमेय संख्या है। जब p और q ये दोनों के दोनों कोई ना कोई पूर्णांक है, कोई ना कोई क्या है, पूर्णांक है। p और q कोई ना कोई क्या है, पूर्णांक है। जब p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, तो 3 और 2 पूर्णांक है, ये 3 और 2 भी क्या है, पूर्णांक है। और जब p और q पूर्णांक है, 3 और 2 पूर्णांक है। देखिए यार कि p और q पूर्णांक हो गए और यहाँ से 3 है, इसके साथ में और 2 भी पूर्णांक है। तो ये जो वाली संख्या है, ये वाली पूरी की पूरी संख्या क्या है, एक परमेय संख्या है। ये क्या, कोई ना कोई एक परमेय संख्या है। ये क्या है, परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है।
जब ये परिमेय संख्या है कोई ना कोई, तो ये वाली √5 जो ये क्या होनी चाहिए, तो परिमेय होनी चाहिए। √5 क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। √5 क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। लेकिन हम देख के आए हैं इस वाले क्वेश्चन में हमने सिद्ध किया है कि √5 क्या है, क्या परिमेय संख्या है। √5 क्या है, क्या परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत माना है हमने कि परिमेय संख्या आ रही है निकल के, तो कुछ ना कुछ हमने क्या गलत माना है। और माना क्या था हमने, ये माना था कि इसको परिमेय संख्या मान रहे थे, तो ये गलत माना था। तो अतः सिद्ध होता है कि ये क्या है, कि अपरिमेय संख्या है। कैसे करना है, इसको पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करके पहले सबसे पहले जो दे रखा होता है ना, उसको हम क्या मानते हैं, परिमेय संख्या मानते हैं। परिमेय संख्या मानी, पक्षांतरण कर आके जो हमारे पास आ गया, अब √5 के बराबर में आ गया, तो यहाँ से ये इतना मान आ गया। अब इस वाले मान को देखिए, ये परिमेय है, अपरिमेय। अब ये हमारा मान परिमेय निकल के आ रहा है, क्योंकि पी और क्यू क्या है, कोई पूर्णांक है, 2 और 3 भी पूर्णांक है, तो ये पूरा पूरा मान पूर्णांक परिमेय निकल के आएगा। ठीक है, माइनस में निकल के आए, प्लस में निकल के आए, वो मैटर नहीं करता, क्या निकल के आएगा, परिमेय संख्या। और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब ये परिमेय, तो इसके बराबर में परिमेय होना चाहिए था, जो कि हमारे मानने की इस वजह से गलत आया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है 1/√2, तो इसको हम क्या करेंगे, p/q के रूप में मान लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, q बराबर √2p, p बराबर √2p आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस वाले के सेम है कि नहीं है, √p के बराबर ये कि यही है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब अगला है 7 √5 बराबर p/q मानेंगे। p/q मानेंगे, तो यहाँ से √5 बराबर कितना आ जाएगा, 7 को इधर भेजेंगे, तो p/7q। अब p और q ये दोनों पूर्णांक हैं, तो 7 भी पूर्णांक है। ये वाली संख्या कैसी आ गई, ये परिमेय संख्या आ गई। तो ये वाली संख्या परिमेय है और √5 भी परिमेय होना चाहिए, जो कि हमारे कथन के हिसाब से क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या करेंगे कि हमारा जो माना हुआ कथन है वो क्या है, गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि हमने इसको क्या माना है, परिमेय संख्या, जबकि अपरिमेय संख्या है। अब 6 + √2 है, तो इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 + √2 है, बराबर हमने क्या मानेंगे, p/q मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से √2 बराबर कितना आ जाएगा, p/q -6। अब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये भी क्या है, परिमेय। और परिमेय में से परिमेय घटाएंगे, ओवरऑल परिमेय संख्या निकल के आएगी, और हमारे पास परिमेय संख्या निकल के आएगी। और √2 क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, क्योंकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा जो माना हुआ कथन है, वो गलत है। यानी कि हमने क्या माना था, ये परिमेय संख्या है, जबकि ये परिमेय ना होकर कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे √2 अपरिमेय कैसे है, तो यहाँ से इसको सिद्ध करेंगे, इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, तो ये सभी के सभी आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये वाले क्वेश्चन जो है ख़त्म होते हैं। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं। आपको इनकी PDF चाहिए, PDF वगैरह चाहिए, तो सभी आपको क्या मिलेगी, हमारे व्हाट्सअप चैनल पे मिलेगी, और जिसके कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो इसको क्या करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और व्हाट्सअप को और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ललित चौधरी एकेडमी जो है, इसको क्या कर सकते हैं, ललित चौधरी एकेडमी है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको 8th से लेकर 12th तक की सारी मैथ की क्लासेस मिलेंगी। 8th से लेकर 12th तक यहाँ पे क्या मिलेगी, मैथ की क्लासेस मिलेगी आपको। ठीक है, और मैथ की क्लास आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिलेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिलेंगे। तो इंग्लिश की कंप्लीट अलग बनाएंगे, इंग्लिश की हम कंप्लीट अलग बना रहे हैं, जिससे क्या है, इन दोनों में क्या मिक्स ना हो। इंग्लिश की कंप्लीट अलग मिलेगी, हिंदी की कंप्लीट अलग मिलेगी, कोई भी मिक्स नहीं होगा। तो इजी ट्रिक्स मिलेगी, यहाँ पे बोर्ड के पूरी की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको। तो आइए हमारे साथ जुड़िए इस चैनल पे, और मैथ को बनाइए बहुत ही आसान, बहुत ही अमेजिंग। तो आप चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। और ललित चौधरी एकेडमी जो है, ये आपको यहाँ से कंप्लीट बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी, कंप्लीट बोर्ड एग्ज़ाम की। यानी कि एक भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं छोड़ा जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। उसके साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको अलग से बताया जाएगा, चैप्टर से रिलेटेड। तो आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको सारे के सारे अमेजिंग वीडियो मिलेंगे, कोई भी बोरिंग वाला कुछ भी नहीं है। सारे के सारे नोट्स हैंड रिटन मिलेंगे, उनकी आप डायरेक्ट प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। उससे आपको ना लिखने का झंझट ना कुछ, वीडियो देखिए और क्वेश्चन को अपने सॉल्व कीजिए। थैंक यू।